गुड मॉर्निंग। मैं हूं यशकरण। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं ईएमडी का कि ईएमडी क्या है। ईएमडी की पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। ईएमडी की फुल फॉर्म है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो ये क्यों ली जाती है और किस लिए ली जाती है और किससे ली जाती है, तो इसके बारे में बताऊंगा कि अर्नेस्ट मनी जो है वो टेंडरर से ली जाती है, टेंडरर की विलिंगनेस चेक करने के लिए। तो ये किससे नहीं ली जाती और किससे ली जाती है, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पशन ऑफ अर्नेस्ट मनी। एग्जाम्पशन फ्रॉम ईएमडी। ईएमडी से किस किस को छूट प्राप्त है। तो नंबर 1, जितने भी एमएसएमई फर्म हैं, जो रजिस्टर्ड हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से, DIC से, उन फर्मों से अर्नेस्ट मनी नहीं ली जाती। और किससे नहीं ली जाती? जो फर्में RDSO से अप्रूव्ड हों, यानी कि RDSO के अप्रूव्ड सोर्स हैं, उनसे अर्नेस्ट मनी नहीं ली जाती। और किससे नहीं ली जाती? जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, रेलवे के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, जो उन प्रोडक्शन यूनिट से जो अप्रूव्ड सोर्स हैं, उनसे ईएमडी नहीं ली जाती। तो रेलवे के पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उनसे भी ईएमडी नहीं ली जाती। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, उससे भी ईएमडी नहीं ली जाती। ऐसे केवीआईसी से नहीं ली जाती। KVIB, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, इनसे नहीं ली जाती। और कॉयर बोर्ड होता है, कॉयर बोर्ड, इससे भी ईएमडी नहीं ली जाती। ऐसे आकाश है, आकाश से भी ईएमडी नहीं ली जाती। ऐसे ही PAC आइटम है, जो PAC मैन्युफैक्चरर हैं, OEM है PAC के, उनसे भी ईएमडी नहीं ली जाती। तो रेलवे से जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड फर्म है, किसी पार्टिकुलर आइटम के लिए जो रेलवे से रजिस्टर्ड हैं, उनसे भी ईएमडी नहीं ली जाती। ऐसे ही अदर डिपार्टमेंट हैं, अदर रेलवे है या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनसे भी ईएमडी नहीं ली जाती। तो ये था कि किन किन को ईएमडी से छूट प्राप्त है। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि किस ईएमडी से किन किन फर्मों को छूट प्राप्त है, तो ये आप इसमें से आंसर दे सकते हैं। तो अब किस किस से ली जाती है?
इन सभी को छोड़ के, जो भी मैंने बताया है, इनको सभी को छोड़ के बाकी जितने भी फर्में हैं, अनरजिस्टर्ड फर्में हैं, उनसे सभी से ईएमडी ली जाती है। कब ली जाती है? टेंडरिंग के दौरान, जब वो टेंडर फिल करते हैं उस समय उनसे ईएमडी ली जाती है। उन्होंने टेंडरिंग के दौरान ईएमडी डिपॉजिट करानी ही होती है। ईएमडी कैसे डिपॉजिट करानी होती है? पेमेंट गेटवे के थ्रू। पेमेंट गेटवे के थ्रू ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है। इसके अलावा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करा सकते। तो ये पेमेंट गेटवे IREPS पे उपलब्ध है। जब भी कोई टेंडर भरता है तो जब तक वो ईएमडी फिल नहीं करता, ईएमडी वाली ऑप्शन फिल नहीं करता, तो उसको आगे ऑप्शन नहीं खुलती। तो अभी हमने देखा कि ईएमडी से किस किस को एग्जम्पशन है। तो अभी हम देखते हैं कि ईएमडी किससे लेनी है और कितनी वैल्यू तक लेनी है, यानी कि एस्टिमेट वैल्यू पे कितनी ईएमडी लगती है। तो नंबर 1 हम बात करेंगे एस्टिमेट वैल्यू जहां 25 लाख से कम हो, यानी कि जिस टेंडर की वैल्यू एस्टिमेट वैल्यू 25 लाख से कम है, उस केस में ईएमडी निल है। किससे निल है? कहां पे निल है? सिर्फ लिमिटेड टेंडर केस में, सिंगल टेंडर केस में और ग्लोबल लिमिटेड टेंडर के केस में ईएमडी एग्जम्प्टेड है। मीनिंग ओपन टेंडर में ईएमडी लेनी ही लेनी है। किससे लेनी है? जो फर्में जिनको एग्जम्पशन मिली हुई है उनको छोड़ के बाकी सभी से ईएमडी लेनी ही लेनी है ओपन टेंडर में। जहां वैल्यू 25 लाख से कम है वहां लिमिटेड टेंडर के लिए, सिंगल टेंडर के लिए और ग्लोबल लिमिटेड टेंडर के लिए ईएमडी निल है। दूसरा आ गया अप टू 50 करोड़। किसी भी टेंडर की एस्टिमेट कॉस्ट, एस्टिमेट वैल्यू 50 करोड़ से नीचे है तो वहां पे हम ओपन टेंडर में जो ईएमडी लेंगे एट द रेट ऑफ 2%, यानी कि 2% एस्टिमेट वैल्यू का ईएमडी लगेगी। लेकिन यहां पे एक मैक्सिमम लिमिट भी है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 20 लाख, यानी कि अप टू 50 करोड़ 2% ऑफ एस्टिमेट वैल्यू या मैक्सिमम 20 लाख हम ईएमडी ले सकते हैं। यानी कि टेंडरर को ईएमडी जो जमा करानी पड़ेगी मैक्सिमम 20 लाख तक करवाएंगे, जहां पे वैल्यू एस्टिमेट वैल्यू 50 करोड़ से कम है। ये ओपन टेंडर के केस में है। ठीक है। तीसरा आ गया जहां पे एस्टिमेट वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है। तो जहां पे एस्टिमेट वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है वहां मैक्सिमम जो ईएमडी बनती है 50 लाख। 50 लाख से 50 लाख तक ईएमडी जमा होगी। तो ये सब ओपन टेंडर केस में है। तो ये था कि कितनी ईएमडी जमा करानी है और कितनी वैल्यू तक करानी है। अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ, कि कितनी वैल्यू तक हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। जो भी ईएमडी कैलकुलेशन के दौरान बनती है तो वहां पे नेक्स्ट 10 रुपीज तक हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। सपोज ईएमडी बन रही है 10,521, तो इस केस में टोटल ईएमडी कितनी बनेगी? 10,530।
यह एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। जो फर्म ईएमडी से एग्जम्प्टेड हैं उनको छोड़ के जो फर्म्स ईएमडी जमा नहीं करवाती, डिपॉजिट नहीं करवाती, तो उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। फोरफेट ऑफ ईएमडी। ईएमडी फोरफेट कब होती है? कोई भी टेंडरर जब अपनी ऑफर को विड्रॉ करता है, जहां कोई फेक टेंडर डालता है, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, उस केस में ईएमडी फोरफेट की जा सकती है। दूसरा, टेंडर फाइनल होने के बाद जब किसी फर्म को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू किया जाता है, उस दौरान अगर वो फर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करवाती विद इन टाइम लिमिट, तो उस समय भी ईएमडी को फोरफेट किया जा सकता है। अब आ जाता है इंटरेस्ट। जिन फर्म ने ईएमडी जमा करवाई है तो उस ईएमडी के ऊपर रेलवे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी, नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। रिफंड ऑफ ईएमडी। जैसे ही कोई टेंडर फाइनल होता है तो जो अनसक्सेसफुल बिडर हैं, अनसक्सेसफुल टेंडरर हैं, टेंडरर या बिडर हैं, तो उनकी ईएमडी टेंडर फाइनल होने के 15 दिन के अंदर अंदर वो रिफंड की जाती है। तो जो सक्सेसफुल बिडर हैं, जो सक्सेसफुल टेंडर हैं, तो जब वो अपनी परफॉर्मेंस गारंटी या जो सक्सेसफुल टेंडर है उसको ईएमडी कब वापस की जाती है? जब टेंडर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, उस समय ईएमडी वापस कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है। तो अब तक हमने देखा टेंडर के केस में ईएमडी कितनी ली जाती है और किससे ली जाती है, किसको एग्जम्पशन है, ठीक है, कितनी वैल्यू पे ली जाती है। तो अब हम देखेंगे ईएमडी इन केस ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन के केस में ईएमडी कितनी ली जाती है? ऑक्शन यानी कि सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप के केस में ईएमडी कितनी ली जाती है? तो ऑक्शन सेल के केस में जो ईएमडी ली जाती है बिडर से, कब ली जाती है? ये बिडर को एडवांस में अपने अकाउंट में जमा करवानी होती है। बिडर अपने अकाउंट में जो लॉट की एस्टिमेट वैल्यू है उसकी इक्वल टू 10%, लॉट की एस्टिमेट वैल्यू का इक्वल टू 10% बिडर को अपने अकाउंट में, जो कि IREPS से लिंक्ड होता है, इसको लेन अकाउंट भी बोलते हैं। तो जो बिडर का अकाउंट है जो IREPS से, जो बिडर का अकाउंट है जो IREPS से लिंक्ड होता है, जिसको हम लेन अकाउंट भी बोलते हैं, तो बिडर अपने अकाउंट में 10% लॉट की एस्टिमेट वैल्यू के बराबर
अपने अकाउंट में जमा करवाता है। तो जब भी कोई बिड फाइनल होती है, जब भी किसी लॉट की बिड फाइनल होती है, तो जो बिडर होता है उसके अकाउंट से 10% ऑन द स्पॉट ईएमडी ऑटोमेटिक कट जाती है। तो क्या हुआ, सेल के केस में, सेल ऑफ स्क्रैप या ऑक्शन के केस में ईएमडी कितनी होती है, 10%, टोटल 10% ऑफ सोल्ड वैल्यू। तो ये उसके अकाउंट से कट जाती है। अगर कोई बिडर दोबारा कोई दूसरा लॉट खरीदना चाहता है तो उसको उस लॉट की वैल्यू के 10% उसको अपने अकाउंट में और पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, तभी वो दूसरे लॉट की बोली दे सकता है। तो जो इसका रिफंड है, रिफंड नहीं होता। सेल केस में ईएमडी का रिफंड नहीं होता, ये एडजस्ट हो जाती है, बैलेंस वैल्यू जो लॉट की बैलेंस वैल्यू होती है उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं जेम केस में। जेम केस में ईएमडी कितनी ली जाती है। तो जहां पे वैल्यू 5 लाख से कम है जेम के केस में, वहां तो ईएमडी निल है। किसी भी तरह की कोई फर्म है उससे ईएमडी नहीं ली जाएगी जहां पे वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू 5 लाख से कम है। और जहां वैल्यू 5 लाख से ऊपर है वहां पे ऑप्शन है 5 से लेके 0.5% से लेके 2, जहां पर वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू 5 लाख से कम है वहां 0.5% से लेके 5% तक ईएमडी ली जा सकती है। ये ऑप्शनल है। ये जब परचेजर ऑर्डर डालता है वहां पे ये ऑप्शन आती है कि कितनी ईएमडी लेनी है, 0.5% लेनी है, 1% लेनी है, 2% लेनी है या 5% लेनी है। ये परचेजर पे डिपेंड करता है कि उसने ईएमडी कितनी लगानी है। तो जेम के केस में 0.5% से लेके 5% तक ईएमडी दी जाती है। तो यहाँ पे भी एग्जम्पशन है, किस किस को एग्जम्पशन प्राप्त है। यहाँ पे भी जितने भी एमएसएमई फर्म हैं जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड हैं या डीआईसी से रजिस्टर्ड हैं, उनसे ईएमडी नहीं ली जाती। ऐसे ही केवीआईसी, ऐसे ही केवीआईसी से, केवीआईबी, कॉयर बोर्ड, आकाश, डब्ल्यूडीओ, ट्राइफेड, खादी भंडार, इनसे ईएमडी नहीं ली जाती। और जहां पे किसी फर्म की एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो वहां पर भी ईएमडी नहीं ली जाती। ऐसे ही जो बीआईएस लाइसेंस्ड फर्म हैं उनसे भी ईएमडी नहीं ली जाती, और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उनसे भी ईएमडी नहीं ली जाती। तो अब बात करते हैं फोरफेचर की। ईएमडी फोरफेट कब होती है? जब कोई फर्म विद इन गिवन टाइम परफॉर्मेंस गारंटी, बैंक गारंटी नहीं देती तो उसकी जो ईएमडी है वो फोरफेट की जाती है। तो रिफंड ऑफ ईएमडी, जो भी अनसक्सेसफुल बिडर हैं उनकी जो ईएमडी विद इन 15 डेज रिफंड की जाती है। तो जो सक्सेसफुल बिडर हैं उनकी भी ईएमडी आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ कंट्रैक्ट 15 दिन के बाद उनकी भी ईएमडी रिफंड की जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ईएमडी। मैं बहुत ही जल्दी और भी टॉपिक लेके आने वाला हूँ, तो देखते रहिए मेरा चैनल स्मार्ट एजुकेशन। धन्यवाद।